हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूजुअली बात करने वाले एक ही शेयर के बारे में, बट पूरा जो मतलब बोलते हैं ना कि अभी तक क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई है इस सेक्टर से रिलेटेड, बाकी स्टॉक से रिलेटेड, तो उसको भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दूंगा, तो फिर आप लोग इस खबर को प्रॉपरली यहाँ पे लिंक कर पाओगे। सो बाद में शेयर खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, आपकी मर्जी। मैं इन्फॉर्मेशन देने का काम आप लोगों को यहाँ पे कर लेता हूँ। सो एफएमसीजी सेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं चल रहा है। कुछ गिने चुने ऐसे एक्सेप्शनल वाले स्टॉक्स होंगे जिन्होंने अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे दिया है। बाकी ओवरऑल जितने भी ये जो स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड, थोड़ा पुअर परफॉर्मेंस ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट भी, रिसर्च रिपोर्ट भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी थी। खास करके कौन सी रिपोर्ट थी? वो अमेरिका वाली रिपोर्ट थी। मतलब देखिए, अमेरिका में जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ठीक है, कुछ साल पहले वो धीमे धीमे करके अल्टीमेटली हमारे देश में बाद में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल ही जाती। मैं बिजनेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो तभी मैंने एक रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने रखी थी कि एफएमसीजी सेक्टर की एक बात करें तो अमेरिका में भी यही दिक्कत हुई थी कि एफएमसीजी वाली जो कंपनियां थी अमेरिका में काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन एंजॉय करते थे, काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस उनको यहाँ पे मिलता था, अर्निंग्स भी बहुत अच्छी खासे होती थी। बट बाद में एक चीज़ ने पूरा मार्केट को यहाँ पे क्या कर दिया, तबाह कर दिया था, एंड वो था रिटेल सेक्टर। क्योंकि अमेरिका में भी हम लोगों ने यही चीज़ें देखी, रिटेल वाली कंपनियां आई और वो बल्क में माल खरीदना स्टार्ट कर दिया गया। एंड बल्क में माल खरीदते आपको पता है बड़ा डिस्काउंट भी यहाँ पे मिलता है। एंड अल्टीमेटली ये कंपनीज की ग्रोथ हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली। अगर आप रिटेल कंपनी को अपना माल यहाँ पे नहीं बेचोगे तो दूसरे प्लेयर्स के माल को रखना अपनी शेल्फ पे स्टार्ट करेंगे, एंड आपको पता है वो कंज्यूमर की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड उनका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो इसी चक्कर में यहाँ पे एफएमसीजी कंपनियाँ जो अच्छा बिजनेस करती थी वो हम लोग को स्लो डाउन जाती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और तड़का यहाँ पे लग गया, वो था रॉयल्टी का। रॉयल्टी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे जो इनकी पेरेंट कंपनी यहाँ पे रहती है, या फिर आप बोल सकते हैं इन्वेस्टर जो रहता है वो उस कंपनी से यहाँ पे निकाल लेता है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि देवयानी इंटरनेशनल यहाँ पे ये जो कंपनी है वो भी अपने जो हेड है उनको रॉयल्टी यहाँ पे देता रहता है। पेज इंडस्ट्री की बात करें वो भी रॉयल्टी देता है। कोलपाल जो कोलगेट है उनको रॉयल्टी देता रहता है। देन वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली एफएमसीजी मतलब ये क्यूएसआर बाकी के भी जो कंपनीज है मैं रॉयल्टी के हिसाब से कवर कर रहा हूँ, वो भी रॉयल्टी देता है। देन जुबलैंड फूड वर्क की बात करें तो वो भी रॉयल्टी प्रोवाइड यहाँ पे करता है। एचयूएल की बात करें तो एचयूएल में भी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, 2023 की खबर है, आपको पता ही होगा कि डिसीजन टू इंक्रीज द रॉयल्टी टू 3.45% टू पेरेंट यूनिलीवर आफ्टर, मतलब जो एचयूएल के जो चेयरमैन थे उन्होंने इसका अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था, तभी भी एचयूएल का शेयर अच्छा खासा गिरते हुए देखने को मिला था। तो एक काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो रॉयल्टी अगर बेसिकली अगर देखा गया तो क्या ये खराब होता है? डायरेक्टली ऐसा खराब तो नहीं बोल सकते, बट यूजुअली मतलब क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि किसके ऊपर है। अगर रॉयल्टी प्रॉफिट के ऊपर होगा तो मतलब शेयर होल्डर को ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। बट ये कैसा है, ये बोलने की बात हो गई कि रॉयल्टी आप किसके ऊपर लोगे, प्रॉफिट के ऊपर लोगे या फिर सेल्स के ऊपर लोगे। एंड यूजुअली अगर आप मैक्सिमम केसेस में देखोगे, मैक्सिमम आपको रॉयल्टी सेल्स के ऊपर ही देखने को मिल जाती है। सेल्स मतलब आप रेवेन्यू भी चाहो तो ऐसा पकड़ सकते हो, और यही से दिक्कतें हम लोग को स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। अगर वो प्रॉफिट के ऊपर रॉयल्टी लेंगे तो अच्छी बात है, कल अगर कंपनी घाटे में चली गई तो रॉयल्टी भी भूलना पड़ेगा। तो इसलिए मैक्सिमम कंपनियां क्या कर लेती है, इन्वेस्टर क्या कर लेते हैं, सेल्स के ऊपर रॉयल्टी यहाँ पे लगा देते हैं, और यही एक सबसे बड़ा सरदर्द हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी आप कहोगे कि सरदर्द क्यों? देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मैं पीएनएल आपके सामने रख दूँ, नॉर्मल बेसिक सा गणित क्या होता है कि भाई आपने कितना माल यहाँ पे बेचा, ठीक है, आप पकड़ लो, ये वाला पकड़ लो, 61,000 करोड़ का माल बेचा। सो इतना बेचने के लिए कितना तो खर्चा किया होगा, कितना किया, 47 का किया, तो हाथ में बचा कितना, जिसको हम काम काजी मुनाफा बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, 14 साढ़े 14,000, ऑब्वियसली करोड़ की बात हो रही, बचा, मतलब ओपीएम आपका हो गया 24%। बट क्या ये पूरा प्रॉफिट हमारा है, मतलब शेयर होल्डर का है क्या? नहीं। तो इसके चलते और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लोन के ऊपर इंटरेस्ट रहेगा, डेप्रिसिएशन को हटा सकते हैं, एम्प्लॉयज़ एक्सपेंसेस रहते हैं, ये एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस, फिर एनपी बीटी मिलता है, फिर सरकार को टैक्स देना पड़ता है, एंड उसके बाद फिर नेट प्रॉफिट सामने आ जाता है। और ये जो नेट प्रॉफिट होता है टैक्स देने के बाद, ये होता है शेयर होल्डर का, इक्विटी शेयर होल्डर का, इसी के ऊपर ईपीएस कैलकुलेट यहाँ पे किया जाता है। सो अगर रॉयल्टी प्रॉफिट के ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर लग जाए ना, शेयर होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। बट यही रॉयल्टी अगर यहाँ पे सेल्स के ऊपर लगाया जाए तो शेयर होल्डर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा गया तो इतने सारे एक्सपेंसेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो रॉयल्टी भी अगर देखा गया तो प्रॉफिट से पहले ही यहाँ पे पैसा यहाँ पे निकाला जाता है। तो जो मार्जिन्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन्स, इसको ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ये नीचे लाता है। एंड सबसे बुरी बात, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, अर्निंग्स के ऊपर इंपैक्ट आ जाता है।
ये इतना लंबा चौड़ा प्रवचन मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम एक वो कंपनी के ऊपर आने वाले जिन्होंने अपने कंपनी के ऊपर मतलब जो उनकी सब्सिडरी है, ठीक है, जो हमारे शेयर बाजार में ही चलती है, उसके ऊपर जो ऑलरेडी रॉयल्टी थी वो और उन्होंने बढ़ा दी है, ठीक है। तो मतलब समझ लेना कि आने वाले समय में मार्जिन इनके गिरने वाले हैं। अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात करें, बताया जा रहा है कि 1% तक गिर सकता है। तो ऑब्वियसली फिर स्टॉक तो नेगेटिव रिएक्ट यहाँ पे करेगा ही करेगा। तो वो स्टॉक कौन सा है? नेस्ले। यस, स्विट्जरलैंड वाली एक कंपनी, आप सभी लोगों को पता है, ओरिजिनल नेस्ले। वो आप लोगों को स्विस कंपनी देखने को मिलेगी। हमारे जो देश में नेस्ले इंडिया, ये उसकी सब्सिडरी है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग को खबर जब से देखने को मिली है, तब से एक लाल निशान, एक नाराज़गी हम लोग को नेस्ले इंडिया के शेयर में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ये इसके पीछे का वजह है। देखिए, इसके अर्थ ये नहीं कि भाई चलो ये लिख देना कि सीधा दी एंड हो गया करके, बट ये एक ऐसी चीज़ें होती है कि मतलब क्या बोले कि पॉजिटिविटी तो वाली खबर तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेस्ले इंडिया टू पे रॉयल्टी टू पेरेंट कंपनी। अभी पे मतलब क्या, इसके पहले भी वो रॉयल्टी पे करते थे, हाँ डेफिनेटली करते थे। कितना और अभी कितना बढ़ा है वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट आप देख सकते हैं द रॉयल्टी फी विल बी मैक्सिमम 5.25% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू। बोला ना, सेल्स के ऊपर ही लगा देते हैं। फ्रॉम द प्रोडक्ट सोल्ड बाय नेस्ले इंडिया, मतलब नेस्ले इंडिया जितने भी चीज़ें यहाँ पे बेचेगी, उससे जो भी सेल्स आपको रेवेन्यू देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, उसके ऊपर 5.25% के आसपास उनको अपने पेरेंट कंपनी को स्विट्जरलैंड को भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते, एंड जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट के ऊपर होता ना भाई, चलो हमें दिक्कत नहीं होती, सेल्स रेवेन्यू के ऊपर ये चीज़ें देखने को मिल रही है, तो शेयर होल्डर काफ़ी ज़्यादा दुखी यहाँ पे हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो, जो अभी मैंने आपको बताया, द रॉयल्टी फी विल बी द मैक्सिमम 5.25% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोडक्ट सोल्ड। ओके, ठीक है। दिस पेमेंट विल बी मेड ग्रेजुअली ओवर द 5 years एंड ईच ईयर। ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। अच्छा, इसके पहले कितना था? इसके पहले था 4.25% था। सो अभी इस वक्त कितना बढ़ा है उन्होंने? 0.15% बढ़ा है। बट भाई नेस्ले का सेल्स कितना बड़ा है, और धीमे 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 करके ही अभी हम कह सकते हैं ये और भी ज़्यादा हम लोग को बढ़ते हुए भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड ये स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई 2024 से। सो ये एक दिक्कत हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। लास्ट टाइम एक्चुअल में भी यही चीज़ हुई थी, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नाराज़ हुए थे। अभी वही चीज़ हम लोग को नेस्ले में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो नेस्ले इंडिया देखा गया, कंपनी फैंटास्टिक है। बैलेंस शीट भी देखोगे तो कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है। 1800 करोड़, 1900 करोड़, 1900, 2300, लगभग 3000 करोड़ की रिजर्व से। कर्जे की बात करें, 26 करोड़ का कर्जा नेस्ले जैसी कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 5 करोड़, 5.25 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 874 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऊपर से देखा गया तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, निफ्टी 50 वाली कंपनी। एक ज़माने में मैगी, आपको पता ही होगा कि बैन हुआ था, कि जो केमिकल्स की जो मात्रा थी वो काफ़ी हायर लेवल की थी, तो वापस उन्होंने मंगाया, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा, लगा था ख़त्म ही हो गया नेस्ले करके, बट वापस उन्होंने सॉलिड कमबैक किया, और ऐसा कमबैक किया कि अब ये इंडेक्स वाली कंपनी है। तो कंपनी बहुत शानदार है, लार्ज कैप कंपनी है। तो एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगा कि 5 साल में तो यूजुअली डबल करके देना चाहिए। ये तो कोई गारंटी तो होती नहीं है, शेयर मार्केट की दुनिया है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो डेफिनेटली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नेस्ले के जो आने वाले जो नंबर्स यहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे हम लोग को सेल्स जितना भी यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा, उसमें ये रॉयल्टी का तड़का लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इस चीज़ के चलते शेयर होल्डर डेफिनेटली नाराज़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि चार्ट पैटर्न से भी आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। ऑब्वियसली शेयर होल्डिंग जो अप्रूवल रहता है वो तो ज़रूर यहाँ पे लेंगे, बट उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, बिकॉज अगर आप इनके प्रमोटर भी चेक करोगे तो आपको वही इनकी जो पेरेंट कंपनीज़ है उन्हीं के पास ये यहाँ पे 50% के ज़्यादा जो भी है 62.76% का स्टेक हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इनको तो ये चीज़ें अप्रूव करने में कोई भी ज़्यादा खास दिक्कत तो यहाँ पे नहीं होगी। तो ज़रूर अगर आप नेस्ले इंडिया में जाने का विचार यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रखना चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, रॉयल्टी लेना मतलब भाई कोई फ्रॉड, गड़बड़, धोखेबाजी ऐसा नहीं होता है, बट हाँ सेल्स के ऊपर जब रॉयल्टी यहाँ पे लग जाती है तो एक थोड़ा सा बुरा तो यहाँ पे ज़रूर लगता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही होती है कि मार्जिन्स एंड अर्निंग्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आ जाएगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं, सिंपल एकदम स्ट्रेट अवे। तो ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते नेस्ले इंडिया फोकस में यहाँ पे रहेगा। 5 साल में डबल करके देना चाहिए, क्या दे रहा है क्या? तो चलिए, अब मतलब शेयर होल्डर का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल कर रहा है। 127% के रिटर्न है। कॉर्पोरेट एक्शन भी हो गया एक बार स्प्लिट, ठीक है, शायद से अभी वापस स्प्लिट नहीं होगा। 10 का फेस वैल्यू 1 यहाँ पे कर दिया जा चुका है। वापस अगर स्प्लिट लाना है तो कंसोलिडेट करना पड़ेगा, फिर स्प्लिट लाना पड़ेगा, वो तो टाइम पास होगा। ये ऐसे बड़ी कंपनी इस प्रकार का ड्रामा बिल्कुल भी करते नहीं है। सो इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, कंपनी खराब नहीं है। डिविडेंड से रिलेटेड, कैपिटल गेन से रिलेटेड
कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें कहें तो अच्छी देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट येस, ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो क्या इस एक रॉयल्टी वाले पॉइंट के चलते क्या नेस्ले इंडिया की भी तेज़ी यहाँ पे रुक जाएगी या फिर वापस ये कंटिन्यू करेगा, तो ये एक देखने वाला टास्क तो यहाँ पे ज़रूर रहने वाला है। सो ज़रूर अगर आप नेस्ले इंडिया में जाने का प्लान कर रहे हो तो ये एक रॉयल्टी वाला पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर फोकस में रखना चाहिए। मैं रिपीट बहुत करता हूँ, मुझे पता है, बट अगेन कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं कि रॉयल्टी इसके पहले नहीं थी, रॉयल्टी डेफिनेटली थी। 0.15% से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ये वाला मुद्दा है। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।